आज हम बात कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हुए संवैधानिक विकास की। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे शासक बन गई बिल्कुल। और फिर कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की स्टेप बाय स्टेप। आज की चर्चा का मकसद है इन कानूनी बदलावों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझना, कैसे इन्होंने सरकार का ढांचा बदला और इनका असर आजाद भारत के संविधान पर भी पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सब एकदम से नहीं हुआ। एक लंबी प्रोसेस थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी 1600 में व्यापारी बनकर। हाँ बिल्कुल। लेकिन 1765 में जब उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, मतलब टैक्स वसूलने और सिविल जस्टिस का अधिकार, अच्छा। तब उसकी भूमिका ही बदल गई। वो एक रीजनल पावर बन गई और यहीं से आप कह सकते हैं कंट्रोल और रेगुलेशन की कहानी शुरू होती है। तो पहला बड़ा कदम वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये दिलचस्प है क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में दखल देने की कोशिश की, उसे कंट्रोल करने की। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी एक्ट ने पहली बार कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे उन्हें मान्यता दी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे अच्छा। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी उनकी नीचे आ गई। अच्छा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में, सुप्रीम कोर्ट भी उसी एक्ट से। हाँ हाँ, उसी एक्ट के तहत। और इसने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत वगैरह लेने पर भी रोक लगाई। ये एक तरह से भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव थी। मतलब एक तरह से लगाम कसने की शुरुआत हुई। लेकिन शायद ये काफी नहीं था क्योंकि फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या बदला? हाँ, इसने शिकंजा और कसा। इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को बिल्कुल अलग कर दिया। अच्छा, अलग अलग कर दिया जी। कमर्शियल मामले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे जैसे पहले, लेकिन पॉलिटिकल मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। इसी को डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था कहते हैं। और सबसे अहम बात, पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ओह, तो ये पहली बार था। जी, इससे ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कामों और प्रशासन पर सुप्रीम कंट्रोल स्थापित हो गया। तो सत्ता का सेंटर जो है वो धीरे धीरे लंदन शिफ्ट हो रहा था। इसके बाद हमने देखा कि चार्टर एक्ट्स का एक सिलसिला चला, 1813, 1833, 1853। इनमें क्या मुख्य बातें थीं? ये एक्ट्स धीरे धीरे बदलाव लाते रहे। जैसे 1813 के एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया। तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। उसका व्यापारिक काम लगभग खत्म हो गया। अच्छा। फिर 1853 के एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव यानी लागू करने वाले कामों को अलग किया और सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन शुरू किया। ओपन कंपटीशन यानी भारतीयों के लिए भी रास्ते खुले। हाँ, सिद्धांत रूप में तो खुल गए थे, ये भारतीयों के लिए भी ओपन थी। तो शासन का ढांचा धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा था, लेकिन फिर 1857 का विद्रोह हुआ, उसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1857 के विद्रोह के बाद आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म कर दिया। कंपनी रूल खत्म? हाँ, बिल्कुल खत्म। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गया। ये था कंपनी राज का अंत और क्राउन राजा ताज के राज की शुरुआत। गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगे। अच्छा, वाइसराय। इसके बाद भी कई एक्ट्स आए, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स थे, फिर 1919 और 1935 के बड़े एक्ट्स। इनमें क्या खास था जिनका असर आगे चलकर भी रहा? देखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो थे 1861, 1892, 1909, इन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों की बहुत ही लिमिटेड लेकिन शुरुआत तो की। थोड़ी भागीदारी शुरू हुई। जी। फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसने प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन लागू किया। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों को दिए और कुछ जरूरी वाले गवर्नर के पास रहे। डायरकी, ये सफल रहा था? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत ही विस्तृत था। हाँ, इसके बारे में सुना है काफी। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, हालांकि वो कभी बन नहीं पाया।
लेकिन इसने प्रांतों को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता दी। और ये एक्ट हमारे अपने संविधान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। इसका स्ट्रक्चर, खासकर शक्तियों का बंटवारा, वो सब। अच्छा, तो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट एक तरह से। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। और फिर आखिर में आया 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना। देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनियन बने और वाइसरॉय का पद खत्म हो गया। सत्ता पूरी तरह भारतीयों के हाथ में आ गई। तो ये करीब 200 सालों का सफर था। छोटे छोटे कानूनी कदमों से शुरू होकर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हुआ, फिर थोड़ी भारतीय भागीदारी और अंत में सत्ता का हस्तांतरण। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे व्यापारिक हितों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे शासन की एक जटिल व्यवस्था बनी, जिसने जाने अनजाने में ही सही आजाद भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे की नींव भी रखी। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात सोचने वाली है कि शासन के ये जो धीरे धीरे बदलाव हुए, जो असल में तो नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए लाए गए थे, वो आखिर में जाकर पूरी तरह से आजादी और स्वशासन के बिल्कुल विपरीत परिणाम की ओर कैसे ले गए। ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है। इस पर सोचना चाहिए।